हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज की कड़ी मेहनत ही कल की चमक बनती है, इसीलिए आप बहुत 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 मेहनत करते रहिए और जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक मेहनत करते रहिए। आपके लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हार मानने का मन हो तो याद कर लीजिए कि मकसद से शुरू किया हुआ था। किसी एक मकसद को याद करिए। ध्यान भटकता है तो बस लक्ष्य मजबूत नहीं है, उसे मजबूत करिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। आज आप लोग के लिए मैं लाई हूँ कुछ नया। साइंस सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है, लेकिन साइंस में भी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा ही टफ लगता है। अगर आप 100 बच्चों में पूछा जाए कि किसको ज़्यादा सबसे फिज़िक्स टफ लगता है, तो 100 में 90 बच्चों का यही जवाब होगा कि फ़िज़िक्स बहुत टफ है। इसीलिए हम केमिस्ट्री और बायो में ही स्कोर कर लेंगे। वो ठीक है, आपको अपना प्लस पॉइंट तो लेके चलना ही चाहिए, लेकिन फ़िज़िक्स टफ़ है लेकिन पढ़ना तो है। तो उस टफ़ को अगर आप पढ़ रहे हैं और एक तरीके से पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए थोड़ा तो ईज़ी बन ही सकता है, ताकि आप उसमें भी कोशिश करें कि अच्छा स्कोर कर लें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िज़िक्स पढ़ने के कुछ ख़ास टिप्स और ट्रिक्स। सोचिए कि आप एक फ़िज़िक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं और फिर आप सोचने लगते हैं और यूट्यूब के बारे में या फिर कुछ और। क्यों सोचने लगते हैं? क्योंकि दिमाग बोलता है पढ़ो, लेकिन जब समझ में नहीं आता है तब होता है थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं तब फिर पढ़ेंगे। तो क्यों समझ में नहीं आता है? तो फिज़िक्स पढ़ने के लिए फिज़िक्स को अगर हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ें तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ आपको होमवर्क्स करने होंगे। जैसे मान लीजिए फिज़िक्स पहला चैप्टर हम एक बार फिर से रिवाइज़ करना शुरू करते हैं। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम फिर से एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अभी हमारे पास टाइम भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने कुछ भी नोट्स बना के रखा है तो उस नोट्स को आप पढ़ना शुरू करिए। नोट्स नहीं भी बनाया है तो भी जो आपका रेफरेंस बुक है उससे आप पहले जितने चैप्टर्स हैं सबको देख के कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर 1 वीक और 10 डेज़ में अब ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। उसका एक टारगेट सेट करिए। उसके बाद चैप्टर वाइज आप जाइए, उसमें देखिए कि किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइट चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्लास 10th बोर्ड में दिया जाता है, ICSE में। तो लाइट चैप्टर सबसे पहले आप करिए और उसको डिवाइड कर लीजिए कि ये आप 4 दिन में करिएगा। अब उसमें करना क्या है, तो सबसे पहले जितने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस 2 या 3 लाइन के रहते हैं, उन डेफिनेशंस को आप सबसे पहले रट जाइए। समझ लिया है आपने, लेकिन समझ के रखा हुआ है, मैं जानती हूँ सब वही करते हैं। इसीलिए अब फिर से उसको समझने का समय नहीं है, अब उसे आप रट जाइए, क्योंकि डेफिनेशंस आप कभी भी भूल कर भी आप अपने मन से डेफिनेशन को फ्रेम मत करिएगा एग्ज़ाम में। उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मार्क्स भी हो सकता है आपको टू द पॉइंट आप नहीं लिख पाइए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले डेफिनेशंस को रट जाइए। जो भी डेफिनेशन आएगा आप टू द पॉइंट आपको लिख देना है। वो 1 या 2 नंबर का आता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को आप अच्छे से रट जाइए। यूनिट को रटने का सबसे आसान तरीका है कि आपको फॉर्मूला पहले रटना होगा। जितने भी फॉर्मूला हैं तो उससे आपको 2 फ़ायदा होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप कर पाएंगे और यूनिट भी आप फॉर्मूला से ईज़िली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप अच्छे से रट लेते हैं तो फिर आपको न्यूमेरिकल में भी बहुत आसान होगा। अगर समझिए आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा है तो भी आप क्या गिवन है क्वेश्चन में ये तो समझ ही सकते हैं, और क्या पूछ रहा है, कौन सा, एटलीस्ट आप फॉर्मूला क्या गिवन है ये अगर आप लिख दे रहे हैं और एक रफली अगर कुछ डायग्राम बनाना है तो वो बना रहे हैं और फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, और उस पर अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाए तो जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है उसका फॉर्मूला तक भी लिख देने से आपको स्टेप मार्किंग बिल्कुल मिलेगी। स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते हैं।
तो फार्मूला रटने से आपको ये एक बेनिफिट होगा। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है, कोई एक पर्टिकुलर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको कंपैरिजन में रहता है, वो फार्मूला बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो ऑटोमेटिकली वो हम जानते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम घटेगा। तो वो आप तभी बता पाइएगा जब आपको फार्मूला बाय हार्ट हो, फार्मूला आपको रटना होगा। तीसरा उसका यूनिट मैंने बताया, फार्मूला रटा रहेगा तो आप यूनिट ईजिली बता सकते हैं। यूनिट सीजीएस और एसआई दोनों में आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज़ है वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। जिस किसी का भी आप डेफिनेशंस याद कर रहे हैं उसका वेक्टर और स्केलर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसमें कोई फिज़िक्स का फंडा नहीं लगता है, इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। ये सब स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इजीली बता सकते हैं। तो पहले तो ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से कर लें। उसके बाद आप आइए दूसरे पार्ट पे। उसमें आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। चैप्टर वाइज अगर आप जाइएगा तो देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स होते हैं उससे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते हैं, और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो जिस चैप्टर से स्ट्रेट न्यूमेरिकल आते हैं वो तो आप फार्मूला याद करने से आपका एक न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर हो सकता है। दूसरा है, अगर आप लाइट चैप्टर को लेंगे तो उसमें आपको वो भी आपको याद करने वाला है और ड्रॉ करने वाला है, वो आएगा ही, और उसको आप उसमें भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने वो ड्रॉ करना सीख लिया। फोकस कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ इमेज बन रहा है, तो कभी ड्रॉ करने आएगा, कभी स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी आपको इजीली हो जाएगा और उसके लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरह से ये पार्ट भी कवर हो सकता है। डेफिनेशन आप कभी किसी का पढ़ते हैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी वो डेफिनेशन काम आएगा। अगर आपका रटा रहेगा तो फिर आप आसानी से उस डेफिनेशन को याद करके वहाँ पे आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ चैप्टर्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को वो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे करंट चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि कितना वोल्ट हमारे हाउस होल्ड में कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, ये सब फिक्स है। कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं फिज़िक्स में जो चेंज नहीं होती, और उस पर बेस्ड अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। एमसीक्यू ऐसा टूल है जो कि आपको स्कोर करने में अब बहुत हेल्प करता है। एमसीक्यू आप एक भी एमसीक्यू, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए आपको एमसीक्यू तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए आप। और एमसीक्यू करने का बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट करते जाइए और आप एमसीक्यू ईज़िली फाइंड आउट कर पाएंगे, इसीलिए एमसीक्यू कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप नहीं जानते कि उस समय आपका तुक्का भी सही हो सकता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं, जो एमसीक्यू की तरह ही होता है, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो वो भी आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और अगर आपने थोड़ा थ्योरी पढ़ा है तो आप अपना लॉजिक लगाकर वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिज़िक्स में जो पहले आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जिस पे आपका कमांड है, जो चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे एक चैप्टर है मशीन, उसमें आपको ज़्यादा जो न्यूमेरिकल टाइप है वो अगर साइड कर दीजिए तो भी 70% आपको सिर्फ समझने वाला है, और समझ के उसको रट लेना है। मैकेनिकल एडवांटेज, इस सब टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं, या फिर एग्जांपल्स आता है, तो वो सब आप आसानी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप फिज़िक्स के पेपर को अच्छे से एनालाइज करिएगा, उसका एनालिसिस करिएगा, तो फिर आप देखिएगा कि आपका 50% क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। 50%
में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि टफ होते हैं और कुछ आपका एप्लीकेशन बेस्ड होता है, इसीलिए वो 50% पे आप बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। तो इसीलिए फिज़िक्स को दिमाग लगाकर पढ़िए भी और उसका पेपर भी समझने का कोशिश करिए, तब फिर आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स भी आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आगे के वीडियोज़ में मैं और डीपली पेपर डिस्कशन करूँगी और पेपर पे एनालिसिस करूँगी। फिर मिलते हैं। टेक केयर।